हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन। हमने इससे पहले ट्रांसमिशन लाइन से पहले इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन का इंस्टॉलेशन, उसकी कमीशनिंग और उसका मेंटेनेंस हमने कवर अप कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग नया ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन पहले तो होता क्या है, ट्रांसमिशन चीज क्या है। आपके घर में आपके इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिक पावर किस तरीके से जनरेटिंग स्टेशन से आपकी तरफ आ रही है। ओके, तो पावर का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पावर स्टेशन से फ्लो मेन डिस्ट्रीब्यूशन तक, और कह सकते हैं कि सब स्टेशन तक, वो आपका एक तरीके से ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो आप किस तरीके से देंगे, फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। ओके, मतलब किसी पावर स्टेशन से मेन डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक, यानी पावर स्टेशन पे जनरेट हो रही है पावर, वहां से लेके आपका डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे उसका सब स्टेशन है वहां तक जो पावर फ्लो हो रही है उसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो आपका सब स्टेशन है वहां से आपके घर पे जो आ रही है, घर तक जो आ रही है पावर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये थोड़ा फर्क है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ट्रांसमिशन जो नेटवर्क होते हैं हमारे, वो नेटवर्क हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होते हैं। यानी वहां पे क्या है, बल्क में पावर जाती है। यानी जनरेटिंग स्टेशन से लेके जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन है वहां तक जो पावर आ रही है वो आपकी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन थ्रू आ रही है। स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है इंडिया में जो हमारे ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं वो है हमारे 400 केवी, 132 केवी और 110 केवी। प्रेजेंट में हम लोग 765 केवी पे भी काम कर रहे हैं। ये वर्क हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये फिगर में एक सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है जहाँ पे आपकी कंडक्टर की 3 लाइन जा रही है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। और जो टॉप है, टॉप का जो वायर है वो आपका ग्राउंड वायर है। जो आपका जो जो आपका ट्रांसमिशन को, मतलब ट्रांसमिशन लाइन को आपके लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये आपको एक सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम आपको बताया है। देखिए, इस तरीके से टावर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं पावर का, सब स्टेशन से लेके मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक। ओके, नाउ कुछ क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन लाइंस के। ट्रांसमिशन लाइन हमारी मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, लेस देन 80 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 150 माइल्स तक। और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, लेस देन 20 केवी। जनरली हम इसे शॉर्ट ट्रांसमिशन के लाइन के तौर पे जानते हैं। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने होने चाहिए। ओके, स्मॉल डिस्टेंस और लो वोल्टेज कैपेसिटी इफेक्ट जो होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, वो हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं। मीन्स कि जो आपकी परफॉर्मेंस है लाइंस की, मतलब ट्रांसमिशन लाइन की, वो ओनली डिपेंडेंट होती है आपकी रजिस्टेंस, मतलब कंडक्टर रेजिस्टेंस पे और उसके इंडक्टेंस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूट आपके मतलब लाइन जो होती है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और शॉर्ट लाइन में आपका जो कहते हैं आपके, ये सर्किट जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो सर्किट है वो एक तरीके से लंप्ड सर्किट है। ठीक है, लंप्ड सर्किट है। ओके, अब है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या ध्यान रखना है, उसका लेंथ कितनी है और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, सिंपल। ओके, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अब आपको उसकी लेंथ कितनी ध्यान रखनी है, बिटवीन दी 80 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर। और उसके वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने याद रखने हैं आपको, 20 केवी
एंड 100 केवी, बिटवीन दी 20 केवी टू 100 केवी। ओके, इसे हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ और वोल्टेज आपका थोड़ा हाई हो गया है, तो यहाँ पे आपका चार्जिंग करंट आपका पिक्चर में आएगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। अब जो कैपेसिटेंस आपके इफेक्ट है, वो आपकी पूरे लाइन पे आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और इसमें वोल्टेज भी थोड़े हाई है अकॉर्डिंग कंपेयर विथ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, नाउ तीसरी लाइन है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 240 किलोमीटर से अबव लेंथ अगर हो ट्रांसमिशन लाइन की, वो हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे कंसिडर करते हैं। और इसके लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो होते हैं अबव दी 100 केवी। ये आपको ध्यान रखना है, अबव दी 100 केवी। ओके, जनरली हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे कंसिडर करते हैं। ओके, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट भी आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इफेक्ट भी आपको ध्यान पे लेनी है, कंसिडर करनी है। ओके, नाउ अब ये तो हो गया हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन जो होता है वो हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे होता है, मतलब ईएचवी लाइन पे होता है। तो हम लोग ईएचवी ट्रांसमिशन का कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ईएचवी ट्रांसमिशन हमारे क्यों यूज हुई। हमारे पावर डिमांड तो हमारी बढ़ती ही जा रही है, इंक्रीज होती ही जा रही है डे बाय डे। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो उसका लोड भी बढ़ रहा है और हमारी पावर डिमांड भी बढ़ रही है। तो पावर को एक जगह से, मतलब सब कह सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से आप तक या फिर किसी भी उपभोक्ता तक पहुंचाना, उसके लिए हम लोग तीन प्रोसेस अपनाते हैं। पहली होती है आपकी जनरेशन, जिसमें हमारा पावर का जनरेशन होता है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमारा कहाँ से कहाँ तक का होता है, ट्रांसमिशन हमारा ट्रांसमिशन हमारा जनरेटिंग स्टेशन से लेके आपके डिस्ट्रीब्यूशन के सब स्टेशन तक होता है। और तीसरी प्रोसेस हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जो भी आपका सब स्टेशन है वहां से लेके आपके घर तक जो पावर आती है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, तो जो बढ़ता हुआ लोड डिमांड है आपका, जो डे बाय डे आपका बढ़ता ही जा रहा है, तो वो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड क्या है, बाय इंक्रीजिंग द जनरेशन ऑफ पावर, और दूसरी मेथड क्या है हमारी, बाय डिक्रीजिंग द पावर लॉसेस। ठीक है, पावर लॉसेस आपके ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में आपके हायर हो सकते हैं, हायर ही होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके जो लॉसेस है वो हमें रिड्यूस करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पावर जनरेशन हम लोग इंक्रीज कितना ही कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं, ज्यादा सोर्सेज नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमें पावर लॉसेस जो है वो हमें डिक्रीज करने होंगे। तो जो ट्रांसमिशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 30% लॉसेस को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। बाकी के लॉसेस को हम लोग जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पावर लॉसेस को आपका रिड्यूस करने का एक तरीका है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, या फिर आप पावर को डीसी फॉर्म में, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में आप उसे फ्लो करवाओ। दो तरीके हैं उसके अंदर। तो एसी पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है उसमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि लॉसेस कम करना है हमें, लॉसेस कम करना है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमें जरूरी होता है। ओके, तो अब अगर आप उसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल नॉमिनल हमारा क्या है, जनरेटिंग स्टेशन हमारा 11 केवी तक ही आपका जनरेट करता है। अब उसे इंक्रीज करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और अगर हमारा हाई वोल्टेज को जनरेट करना है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई चली जाती है। ओके, आपको एक तो जनरेटिंग साइड आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए और एक आपको
डाउन करने के लिए स्टेप डाउन वोल्टेज भी चाहिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, जो आपके 400 केवी या फिर आपका जो भी हाई वोल्टेज है उसे स्टेप डाउन करके आपका 11 केवी तक ले आए। ठीक है, ताकि तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाई पावर होता है, हाई पावर ट्रांसमिशन, उसमें आपका जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की, उससे भी हमें बढ़ानी चाहिए, उसे भी हमें इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके कि जो आपका पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो गुड अमाउंट यानी ज्यादा अमाउंट में हो सके विदाउट द लॉसेस। ठीक है, इसीलिए हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन सिस्टम हमारी पिक्चर में आई, हमारी जिंदगी में आई। ठीक है, और वो कब आई थी सबसे पहली, 1952 में, जब आपका 380 से लेके 400 किलोवाट की लाइन आपकी स्वीडन के अंदर सबसे पहले रखी गई, स्वीडन के अंदर सबसे पहली बनाई गई। ठीक है, देन स्वीडन में सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन को आपको एडॉप्ट किया गया। ओके, एट द हायर वोल्टेज लेवल। हमारी जो कंट्री, हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी पहली 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां तक, ओबरा से लेके सुल्तानपुर तक कमीशन करी गई इन दिसंबर 1977 में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन आपकी जो लाइन है उसका यूज डे बाय डे इंक्रीज होता गया, और इंटरकनेक्शन यानी पावर सिस्टम में इंटरकनेक्शन के लिए दो से और दो से ज्यादा सिस्टम को आपको क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है फॉर द इंस्टॉलेशन। और उसके लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज पावर प्लांट्स और बहुत ही अच्छे और स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ हमें ग्रिड को डेवलप करना पड़ता है फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है जिसमें आपकी डिफरेंट ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स हैं। तो देखिए, वोल्टेज रेटिंग अगर आपकी अबाउट 765 किलोवाट से ज्यादा होती है तो आपकी क्या कहलाएगी, वो ट्रांसमिशन लाइन आपकी कहलाएगी यूईएच वीएसी। इसका मतलब क्या है, अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन। 300 किलोवाट से लेकर 762 किलोवाट तक बीच में हो तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन क्या कहलाएगी, ईएचवीएससी यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन। और बिलो दी 300 किलोवाट हो तो आपकी लाइन क्या कहलाएगी, एचवीएसी हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, ये तो हो गया आपका ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन। अब ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन के कुछ आपके नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर आप उसे हाई वोल्टेज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि आपका जो आप जिस रूट से, जिस आप कंडक्टर से आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उस ट्रांसमिशन में आपका क्या होगा, कंडक्टर की साइज आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, ताकि क्या हो सके, जो भी आपका कोरोना इफेक्ट हो रही है, जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, पावर लॉसेस हो रहे हैं, वो आपके कम हो, स्किन इफेक्ट आपकी कम हो जाए। ओके, शॉर्ट में। उसके अलावा जो आप टावर यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के टावर आपको बहुत ही बड़े रखने पड़ते हैं, ताकि क्या हो सके, और हाइट में भी आपके थोड़े ऊंचे रखने पड़ते हैं, ताकि जो कंडक्टर है और जो अर्थ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो प्रॉपर बना रहे, और ज्यादा कैपेसिटेंस इफेक्ट आपकी पिक्चर में ना आए। ये आपके कुछ लॉसेस, ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हो गए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी के ट्रांसमिशन के। ठीक है, तो टावर की हाइट अगर आप ऊंची रखेंगे, उसका मटेरियल और उसका बल्कि कंडक्टर हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट पे भी आपका इफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपका कॉस्ट पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको दोनों जगह ट्रांसफार्मर चाहिए, तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही हाई जाती है। ओके, तो इसका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का एक अल्टरनेटिव है जो है हमारा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। अब डीसी ट्रांसमिशन में क्या होता है आपका, डीसी ट्रांसमिशन में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होती है,
ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन में, डीसी करंट में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसके कारण क्या होता है, जो लॉसेस हैं उसके, जो भी केपी और केसी वाले लॉसेस हैं वो आपके नेग्लिजिबल हो सकते हैं। ओके, यानी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन आपकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू एचवी एसी ट्रांसमिशन। ठीक है। अब लेकिन ये, अब क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि हम लोग एचवीडीसी ट्रांसमिशन मतलब हम तो पावर जनरेट करते हैं एसी में, लेकिन उसे डीसी में कन्वर्ट करके उसे हाई वोल्टेज कर सकते हैं क्या? ये आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो हाँ, हम लोग कर सकते हैं। एचवीडीसी ट्रांसमिशन का जो आइडिया है वो बहुत ही पुराना है, लेकिन पावर को हम लोग ऐसे डीसी फॉर्म में हम लोग उसे ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा एचवीडीसी हमारा अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन एचवीएसी हमारा अप्रूव हो गया। लेकिन हाई वोल्टेज क्यों अप्रूव नहीं हुआ? क्योंकि आपका डीसी करंट है, अगर कोई भी गलती से भी आपका कोई चीज या फिर कोई इंसान या फिर कोई जानवर अगर एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन को छू लेता है तो डायरेक्टली उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए आपका एचवीडीसी जो लाइन है, ट्रांसमिशन है, वो इतना कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको एचवीडीसी में आप चलो ट्रांसमिशन कर भी लो, लेकिन ट्रांसमिशन के बाद आपका जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो डीसी को आपको एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। डीसी को आप एसी में कन्वर्ट करोगे तो इन्वर्टर का यूज करोगे, तो इन्वर्टर की जो रेटिंग है वो हाई हो जाएगी, उसके कारण उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और एचवीडीसी आपके जो सॉरी, एचवीडीसी जो ट्रांसमिशन है, तो डीसी ट्रांसमिशन आपका आपके इक्विपमेंट के लिए पॉसिबल, इक्विपमेंट के लिए सूटेबल है ही नहीं। आपके सारे इक्विपमेंट एसी पे वर्क करते हैं, आप डीसी आप लोग यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है। और जो हमारे पास रेक्टिफायर और इन्वर्टर अवेलेबल है, मर्क्यूरी आर्क हो गया, तो ये मतलब हाई वोल्टेज के जो डीसी करंट है या डीसी वोल्टेज है उसे हम लोग एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आफ्टर 1990 यानी 1990 के बाद हमारा एचवीडीसी पॉपुलर हुआ, क्योंकि हम लोग ने थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर हमने बना लिए थे, थायरिस्टर बेस्ड रेक्टिफायर और थायरिस्टर बेस्ड इन्वर्टर हमने डेवलप कर लिए थे, इसलिए हमारा एचवीडीसी ट्रांसमिशन हमारा पॉसिबल हुआ। ठीक है। लेकिन हमारा जो जनरेशन है वो तो हमारा एसी में ही होता है। ओके। तो यहाँ पे आपको एक स्कीम, एचवीडीसी ट्रांसमिशन की स्कीम बताई है, एक सिंगल डायग्राम जैसा बताया है कि देखिए यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है, जनरेशन के बाद आप उसे स्टेप अप करके आप उसे रेक्टिफायर में दे रहे हैं और एसी का डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसे लाइन थ्रू आप लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं। लाइन के थ्रू आपका ट्रांसमिशन होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है तो वो इन्वर्टर थ्रू डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, देन उसे स्टेप डाउन करता है और उसे लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से एचवीडीसी ट्रांसमिशन आपका किया जाता है। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज हमारा ये है, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर। डीसी में आप डीसी में आप उसे ट्रांसमिट करोगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे, लॉसेस कम होंगे, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है डीसी में, तो फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण क्या होगा, कंडक्टर की जो साइज है वो भी कम हो जाएगी। कंडक्टर की साइज कम हो जाएगी तो आपका जो आपने टावर बनाया वो टावर को आपका टावर को थोड़ा आप स्मॉल, छोटा भी रख सकते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हैं ज्यादा बल्कि बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो इसके आपका कॉस्ट इफेक्ट भी पड़ जाती है। तो इकोनॉमिकली आपका बहुत ही अच्छा है एचवीडीसी ट्रांसमिशन। इसके अलावा ट्रांसमिशन की जो लाइन है उसके नंबर है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिंपल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही दौड़ाना है। ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइंस की जो नंबर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, और आप कंडक्टर की बचत कर सकते हो और आपका इकोनॉमिकल भी आपका सेविंग कर सकते हो। साइज ऑफ टावर तो मैंने आपको बता ही दिया है, कंपेयर टू एचवीएसी आपका जो टावर एचवीडीसी की साइज है टावर की वो आपकी कम होगी।
ठीक है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट सबस्टेशन। तो एचवीडीसी लाइंस में क्या होता था, आपको इंटरमीडिएट सबस्टेशन रखने पड़ते थे, रिक्वायर्ड थे आपके एट द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, क्योंकि आपका जो अगर आप सलग 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर आपकी लाइन जा रही है और आपका बीच में इंटरमीडिएट सबस्टेशन नहीं है, तो जो भी आपका जनरेटिंग एंड है वहां पे जितना पावर जनरेट हो रहा है उससे भी कम पावर आपका रिसीविंग एंड पे आपको मिलेगा। इसीलिए आपके इंटरमीडिएट सबस्टेशन होना जरूरी है ताकि वोल्टेज को फिर से बूस्ट अप किया जा सके। ओके, तो एचवीडीसी में ऐसा नहीं है क्योंकि लॉसेस ही नहीं है, लॉसेस नेग्लिजिबल ही है, इसीलिए जो इंटरमीडिएट सबस्टेशन होता है उसमें आपका रिडक्शन हो जाता है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। और रिटर्न आपके एचवीडीसी में यूज किया जाता है, लेकिन एचवीएसी में आपका यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके वहां पे 3 फेज सिस्टम होता है। ओके, स्किन इफेक्ट नहीं होती है, डीसी में आपकी स्किन इफेक्ट नहीं होती है, स्किन इफेक्ट नहीं होती है तो आपके लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, और आपके कंडक्टर को फुल क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट भी आपका एक तरीके का कम हो जाता है, नो स्किन इफेक्ट होती है। इसके कारण, इसके अलावा आपका चार्जिंग करंट, एचवीडीसी में आपका चार्जिंग करंट आपका एब्सेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोरोना इफेक्ट, तो डीसी सिस्टम में कोरोना इफेक्ट आपकी बहुत ही कम होती है कंपेयर टू एसी सिस्टम। ठीक है, ताकि जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, कम्युनिकेशन लाइन में आपका कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो ड्यू टू इन एचवीडीसी सिस्टम। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल भी आप यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड केबल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइन के लॉसेस रिडक्शन हो सकता है, लाइन के लॉसेस आपके क्यों रिडक्शन हो रहे हैं वो तो मैंने आपको पहले ही रीजन दे दिया है। ठीक है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है, तो एचवीडीसी सिस्टम में आपका पावर फैक्टर करेक्शन की किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती आपकी। ओके, रिडक्शन इन साइज ऑफ कंडक्टर, ये भी हमने पहले कवर कर लिया है, कैसे रिडक्शन हो रहा है साइज कंडक्टर के साइज का, वोल्टेज रेगुलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी और लाइन लोडिंग आपकी हो रही है, यानी पावर में आपका जो पावर ट्रांसमिशन था उसमें आपकी स्टेबिलिटी आ रही है और लाइन की लोडिंग भी आपकी कम हो रही है, एचवीडीसी आपको यूज कर रहा है तो क्विक पावर ट्रांसफर एंड कंट्रोल हो रहा है आपका एचवीडीसी में। ठीक है, डिक्रीज इन राइट ऑफ वे, और इसके अलावा असिंक्रोनस टाई, ये मेन पॉइंट है आपका असिंक्रोनस टाई। तो दो एसी सिस्टम जो होती है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, अगर उसे हम लोग एचवीडीसी सिस्टम थ्रू इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असिंक्रोनस टाई। ठीक है, तो डिस्टर्बेंसेस इन ऑफ वन सिस्टम आर नॉट ट्रांसफर्ड टू अदर सिस्टम सो द टोटल शटडाउन एंड ब्लैकआउट कैन बी प्रिवेंटेड। बस ये सिस्टम है असिंक्रोनस टाई की, यानी एचवीडीसी सिस्टम का यूज करते हैं तो हमें ये मेन फायदा है असिंक्रोनस टाई का। एसी सिस्टम में क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है, दो सिस्टम अगर आपके दो ग्रिड आपकी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं आप उसे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वोल्टेज लेवल हमें ये सब कुछ मैच करना है, उसके बाद ही हम उसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी सिस्टम में ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप बाइपोलर सिस्टम यूज करते हैं और परमानेंट फॉल्ट किसी एक कंडक्टर में होता है, हो जाता है अगर, तो आप लोग क्या करते हैं और उसको यूज करते हैं एज अ रिटर्न कंडक्टर, और सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू द मोनोपोलर, और पावर जो ट्रांसमिशन है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में आपका ये पॉसिबल नहीं है। थ्री फेज सिस्टम में अगर आपका एक फेज भी अगर आपका नुकसान हो जाता है तो आपकी जो लाइन लोडिंग है, ओके, यानी आपकी जो सिस्टम है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऑपरेशन इन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एचवीएसी में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट लेवल हो गया, शॉर्ट सर्किट लेवल भी हो गया आपका। ओके, पैरेलल लाइंस अगर हम लोग एचवी सिस्टम में यूज करते हैं बल्क पावर के लिए तो हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जब दो सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम आपकी इंटरकनेक्ट होती है तो क्या होता है,
शॉर्ट सर्किट के लिए मतलब दोनों सिस्टम के शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन HVDC में अगर दो सिस्टम को इंटरकनेक्ट किया जाता है तो फॉल्ट का जो लेवल है ईच सिस्टम के लिए आपका सेम रहता है। तो ये भी एक फायदा है फॉर द HVDC ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के हमारे एडवांटेजेस तो हो गए, लेकिन अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका रेक्टिफायर यूज हो रहे हैं आपके सेंडिंग एंड पे, जो हमारा हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसमें आपका इन्वर्टर हो गया, फिल्टर हो गए, और रिसीविंग एंड पे आपका इन्वर्टर हो गया। ओके, तो वो आपकी क्या है, कॉस्ट उसकी हाई हो जाती है। तो जो टर्मिनल आप बना रहे हैं, जो स्टेशन आप बना रहे हैं, उसका जो इक्विपमेंट है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो हमारी हाई हो जाती है। एडिशनल इक्विपमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ऑक्सिलरीज हो गई, वाल्व कंट्रोल हो गया, पोल कंट्रोल हो गया, ये सारे यूज होते हैं। ये आपके एक एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा है। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट आपके हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दी HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके अलावा तीसरा अगर लॉस देखें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीसी वोल्टेज। एसी सिस्टम को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना बहुत इजी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसी सिस्टम में आपका ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर अगर वर्क नहीं करेगा तो उसे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीसी सिस्टम को पहले एसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, देन उसे स्टेप अप और स्टेप डाउन करके हम लोग ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चौथा डिसएडवांटेज है उसका डीसी सर्किट ब्रेकर। डीसी सर्किट ब्रेकर आपका अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और उसकी कॉस्ट एसी ब्रेकर से आपकी बहुत ही ज्यादा है। ओके, पांचवी अगर हम लोग देखें तो सिस्टम फेलियर। एचवीडीसी सिस्टम में सिस्टम फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपका सिस्टम फेलियर हो सकता है। कंट्रोल भी कॉम्प्लिकेटेड है उसका। एचवीडीसी सिस्टम की कूलिंग भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम लोग थायरिस्टर बेस हम लोग रेक्टिफायर और यूज करते हैं, तो उसका कंट्रोल और उसकी कूलिंग आपका कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा हार्मोनिक फिल्टर, एचवीडीसी सिस्टम हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती है एसी साइड में, ठीक है, एचवीडीसी सिस्टम में, तो हमें हार्मोनिक फिल्टर की भी रिक्वायर होती है, ताकि हम लोग क्या कर सके, सिस्टम में हार्मोनिक हमारे ना जा सके। और जो फिल्टर हम लोग हार्मोनिक सप्रेशन के लिए यूज करते हैं वो हमारा कॉस्टली होता है। ओके, पावर लॉस, थायरिस्टर के अंदर जो लॉस हो रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो एडिशनल लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस है ये भी आपके कंसिडरेबल होते हैं, और ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। और इसके अलावा मल्टी नेटवर्क मल्टी टर्मिनल नेटवर्क हमें नहीं सूटेबल है। एचवीडीसी सिस्टम के लिए मल्टी टर्मिनल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, ये सूटेबल नहीं होता। और दूसरा लास्ट है हमारा ओवरलोड कैपेसिटी। ओवरलोड कन्वर्टर की ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, ताकि ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा ओवरलोड हम परमिसिबल नहीं करते। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के, और हमने एडवांटेजेस भी देख लिया है। नाउ आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग टाइप्स ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन देखेंगे। ओके, टिल देन